मैम आपसे ये भी पूछना चाहूँगा कि आपके संज्ञान में क्या वो मुद्दे हैं जो कि नेताजी के अधूरे रह गए, जो कुछ काम रह गए और वो आपको आपके संज्ञान में हों और आप उन्हें पूरा करना चाह रही हों? विधायक जी का शिक्षा के प्रति बहुत ज़्यादा, एक तो स्वास्थ्य के प्रति और शिक्षा के प्रति उनका बहुत फोकस था। तो उनका सपना था कि हमारे इस विधानसभा में या पूरे ज़िले में एक विश्वविद्यालय हो, यूनिवर्सिटी अपनी हो, और यहाँ पर है नहीं। और उसके अंदर लॉ कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, ये चाहते थे कि हमारे बच्चे जो है उनको दूर दूर न जाना पड़े। नमस्कार, मैं राजीव प्रताप। और जैसा कि आप सभी को मालूम है कि इस समय मैं उत्तरकाशी जनपद में जो 3 विधानसभा क्षेत्र हैं इनको कवर करने के लिए निकला हूँ। और शुरुआत मैंने गंगोत्री विधानसभा क्षेत्र से करनी सही समझी। और इस वक्त मैं हूँ श्री दिवंगत स्वर्गीय श्री गोपाल रावत जी के घर पर, और मेरे साथ उनकी धर्मपत्नी श्रीमती शांति देवी जी मौजूद हैं। और ये भाजपा की एक प्रबल दावेदार गंगोत्री विधानसभा सीट से मानी जा रही हैं। तो मैं इनसे बात करूंगा कि ये किन मुद्दों को लेकर जनसंपर्क कर रही हैं और आगे क्या रणनीति है। ये एक शिक्षिका भी रही हैं जिन्होंने कि अपना एक बहुत लंबा कार्यकाल राजकीय कीर्ति इंटर कॉलेज, जो उत्तरकाशी का गर्ल्स इंटर कॉलेज है, दिया है। तो मैडम, पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। नमस्कार। मेरी तो श्रद्धांजलि है नेताजी को कि वो ऐसे कार्यकाल में 20 समय में आपको छोड़ के चले गए, और जनता की भी बहुत उम्मीदें और आकांक्षाएं उनसे रही हैं हमेशा। तो अब की बार आप बीजेपी से दावेदारी कर रहे हैं, मतलब सीट की, तो क्या है आपका आगे का मुद्दा, किस तरीके से आप लोग कर रहे हैं? विधायक जी के जाने के बाद तो काफ़ी दिनों तक मैंने अपना मन नहीं था, मेरे मन में ऐसा कि मैं जो है अपने दुख से मैं उबर नहीं पाई। जी जी जी। और जैसे जैसे 2-3 महीने का समय बीता तो सभी कार्यकर्ता आने लगे, सभी लोग क्षेत्र से, सभी परिचित जितने भी थे सब लोग मेरे पास आए, और सब लोगों ने आग्रह किया कि कि आपने विधायक जी के काम हैं उनको आगे बढ़ाना है, पूरा करना है। हम आपके बच्चे हैं। विधायक जी हमारे लिए पिता समान थे, भाई समान थे, और अब आप हमारे लिए माँ भी हैं तो आप ही हैं, और भाभी भी हैं तो आप ही हैं, बहन भी है आप ही हैं। आपने हम लोगों को संभालना है। और तो आपकी कोई राजनीतिक महत्वाकांक्षा या चुनाव लड़ने का कोई इरादा नहीं था? ये लोगों की भावनाएं हैं जिसने आपको प्रेरित करा? शुरू में तो मेरा ऐसा कोई मन नहीं था, लेकिन जब मैंने सबकी भावनाएं देखी तो मैंने सोचा, मैंने मन बनाया कि जो लोग इतना मतलब विधायक जी के लिए इतना काम करते रहे, इतना उनके साथ जी जान से लगे रहे, आज मैं उनको अधर में कैसे छोड़ दूं। पूरी विधानसभा में, मतलब सारी विधानसभा ही समझ लो, बहुत प्यार करते थे विधायक जी से। और विधायक जी उनके लिए ऐसे थे जैसे, मतलब मैं कुछ कह नहीं सकती, शब्द नहीं मेरे पास कहने के लिए। तो उनको वो जिंदा रखना चाहते हैं सब लोग, सारी विधानसभा के लोग विधायक जी की याद को जिंदा रखना चाहते हैं, और इसलिए उन्होंने मुझसे आग्रह किया। मैंने भी मन में सोचा कि जब सब लोगों की भावना है तो मैं क्यों अपने पति के लिए क्यों ना कुछ कर सकूं, मैं उनके सपनों को आगे बढ़ा सकूं। जो उन्होंने कुछ छूट गए हैं, बहुत कुछ करना चाहते थे विधानसभा के लिए, और जो छोड़ गए हैं, तो मेरा भी दायित्व बनता है कि मैं उन सपनों को पूरा करूं। इसलिए मैंने अपनी दावेदारी पेश की। मैम आपसे ये भी पूछना चाहूँगा कि आपके संज्ञान में क्या वो मुद्दे हैं जो कि नेताजी के अधूरे रह गए, जो कुछ काम रह गए और वो आपके संज्ञान में हों और आप उन्हें पूरा करना चाह रही हूँ? आप कह ही रही थी कि उनके कुछ अधूरे सपने होंगे पूरे करने, तो थोड़ा उनके बारे में बताइएगा। विधायक जी का शिक्षा के प्रति बहुत ज़्यादा, एक तो स्वास्थ्य के प्रति और शिक्षा के प्रति उनका बहुत फोकस था। तो उनका सपना था कि हमारे इस विधानसभा में या पूरे ज़िले में एक विश्वविद्यालय हो, यूनिवर्सिटी अपनी हो, और यहाँ पर है नहीं। और उसके अंदर लॉ कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, ये चाहते थे कि हमारे बच्चे जो है उनको दूर दूर न जाना पड़े। और समस्या तो है, हाँ, इसीलिए है क्योंकि सारे रोजगार तो बात की बात है, सारे बच्चे यहाँ से बाहर एजुकेशन के लिए जाते हैं, चाहे वो लॉ करने हो, चाहे मेडिकल की पढ़ाई करने हो, या अन्य कोई जो टेक्निकल कोर्सेज हों उनको करने के लिए सब लोग बाहर जाते हैं।
तो उनका एक सपना था कि उन बच्चों को यहीं पर सारी सुविधाएं मिलें, और क्योंकि गरीब बच्चे हैं, पहाड़ के दूर दराज के बच्चे हैं, बड़ी मुश्किल से वो पढ़ पाते हैं, बाहर नहीं जा पाते हैं, पढ़ाई भी पूरी नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए उनका सपना था कि यहाँ पर इन सुविधाओं को मैं दे सकूँ, मेडिकल कॉलेज खोल सकूँ। और इसके अलावा कॉलेज के अंदर जो है कई सब्जेक्ट हैं वो नहीं हैं, तो अगर यहाँ पर यूनिवर्सिटी होगी तो ऑटोमेटिक सारे सब्जेक्ट यहाँ पर उपलब्ध हो जाएंगे बच्चों को। तो यही उनका सपना था। अच्छा मैम, ये भी है कि हमारे जो प्रधानमंत्री हैं मोदी साहब, वो कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। जी आप एक महिला हैं जी। और लगता है कि इस बार पार्टी एक महिला दावेदार के लिए अपना दिल खोल के एक महिला दावेदार की सीट कंफर्म करेगी यहाँ से, गंगोत्री विधानसभा क्षेत्र से, क्योंकि महिलाओं के लिए मोदी सरकार हो, बीजेपी ने बहुत कुछ मतलब जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ रहा, अभी एक घसियारी योजना था यहाँ पे जो उत्तराखंड में लागू हुई है जी के द्वारा। तो महिलाओं के लिए जब इतना काम करती हैं तो क्या एक महिला प्रत्याशी का टिकट कंफर्म करने का दिल, इतना बड़ा दिल रखेगी बीजेपी को पार्टी? बिल्कुल बिल्कुल। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी, उन्होंने महिलाओं के लिए, कन्याओं के लिए बहुत सारी ऐसी योजनाएं शुरू की हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और सुकन्या योजना है, समृद्धि योजना है, उज्ज्वला योजना है। तो ये सब प्रधानमंत्री जी की ऐसी योजनाएं हैं। उन्होंने महिलाओं के दर्द को समझा और उस दर्द को समझते हुए सारी योजनाएं जो है महिलाओं के लिए शुरू की हैं। लेकिन देखने वाली बात तो अब ये है कि अब बीजेपी पार्टी एक महिला प्रत्याशी को गंगोत्री विधानसभा से सीट टिकट देती है, विश्वास जताती है महिला प्रत्याशी पे कि नहीं जताती है। तो ये एक रोचक बात जरूर है इस बार देखने के लिए। नहीं, मुझे आशा ही नहीं, पूरा विश्वास है कि महिला दावेदार पर अपना जो है आशीर्वाद पार्टी बनाएगी, और ऐसा मैं उम्मीद करती हूँ। अच्छा, विधायक जी के कार्यकाल में ये देखा गया कि जो आपका ये हरसिल वैली इस तरफ आता है, एक इको सेंसिटिव जोन में आता है, तो यहाँ पर रोड अलाउ नहीं थी, तो जो गांव थे वो जिला मुख्यालय से कटे पड़े थे। जी जी। तो उन्होंने यहाँ तक कहा सुना कि केंद्र में जाकर नितिन गडकरी साहब जो सड़क एवं परिवहन मंत्रालय है जिनके पास, उनके माध्यम से ये काम भी करवाया है। तो ये काम उनका पूरा हो गया है या अभी भी उनका कहीं कुछ गांव या कुछ इलाके ऐसे बचे हैं जिनको कि वो यहाँ से जोड़ना चाहते थे? जी, यहाँ से भटवाड़ी से ऊपर मतलब पूरा जो क्षेत्र है हमारा इको सेंसिटिव जोन है, और वहाँ पर सड़क का काम करना तो बहुत ही मुश्किल काम था। विधायक जी ने बहुत ज़्यादा दौड़ भाग करके केंद्र तक जाकर गडकरी जी से और गडकरी जी के माध्यम से और केंद्र तक दौड़ भाग करके वो सड़कें स्वीकृत कराई। इको सेंसिटिव जोन का जो है सिस्टम उसको ठीक करवा कर और सड़कें स्वीकृत कराई। आज गंगोत्री विधानसभा में कोई ऐसा गांव नहीं है जहां जो सड़क से वंचित हो। हर गांव में सड़क पहुंच चुकी है, और जहां पर अभी नहीं पहुंची है तो उसका जो कार्य है वो गति पर है और सड़क स्टार्ट हो चुकी है। मुझे ऐसा लगता है कि 1-2 महीने में वहाँ सड़क पहुँच जाएगी। पिलंग जैसा जो अति मतलब इंटीरियर गांव जिसको हम कहेंगे, सुदूरवर्ती गांव है, उस गांव में 18 किलोमीटर लोग पैदल जाते थे, और पैदल जाना भी इतना मुश्किल, खड़ी चढ़ाई वहाँ है। तो वहाँ पर पिलंग, वहाँ के लिए विधायक जी को मैंने भी प्रेशराइज किया। वहाँ के जो लोग यहाँ घर पर आते थे, तो जब मैं उनकी स्थिति देखती थी, वो आते थे, रात यहाँ पर रहते थे, तब नेक्स्ट डे वहाँ जा पाते थे, आना जाना नहीं हो पाता था। तो फिर मैंने विधायक जी को बहुत ज़्यादा प्रेशर किया। मैंने कहा कि और आप कहीं सड़क ले जाओ ना ले जाओ, लेकिन पिलंग आपको सड़क बहुत ज़रूरी है, वहाँ सड़क जानी ज़रूरी है, आप सबसे पहले वहाँ के लिए सड़क स्वीकृत कराइए। तो विधायक जी ने वहाँ के लिए सड़क स्वीकृत कराई है। अभी वहाँ पर कार्य प्रारंभ है और उम्मीद है कि 1-2 महीने तक वहाँ पर सड़क पहुँच जाएगी। मैडम, एक चीज़ है कि जैसे हमारी देवभूमि उत्तराखंड है, यहाँ पे 4 धाम है, बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री। तो देखने में क्या है कि जैसे अगर हम गंगोत्री यमुनोत्री की तुलना करें आपस में, तो गंगोत्री कई मायनों में यमुनोत्री से विकास के मामले में आगे है। यमुनोत्री में सड़कें नहीं है, पुरोला का जो पूरा क्षेत्र आता है वहाँ भी हालत बहुत खस्ता है। यमुनोत्री में भी कुछ ज़्यादा अच्छी, लेकिन यहाँ पर काम तो हुआ है जी। तो इस बात को मतलब उत्तरकाशी जिला मुख्यालय है, इसमें काम तो हुआ है,
लेकिन मैं आपसे जानना चाहूँगा कि यदि आप पार्टी से टिकट मिलता है और आप विजयी होती हैं, मेरी शुभकामनाएं आपके साथ, तो फिर आपकी क्या प्राथमिकताएं होंगी वो इस समय इस क्षेत्रवासियों के लिए? कुछ प्राथमिकताएं होंगी आपकी? हाँ, मैं यहाँ पर विधायक जी ने बहुत काम किया, हॉस्पिटल से लेके सड़कों से लेके। हॉस्पिटल में आप देखेंगे पहले यहाँ पर कोई सुविधा नहीं थी, तो विधायक जी ने यहाँ पर आईसीयू मशीन, सीटी स्कैन मशीन, आईसीयू कक्ष और सीटी स्कैन मशीन, फिजियोथेरेपी मशीन, डायलिसिस मशीन, सारी सुविधाएं यहाँ पर उपलब्ध करवाई हैं। और विधायक जी का एक सपना था कि मैं ये वर्णावत के ऊपर एक इको पार्क बनाने का उनका सपना था। अच्छा, टॉप पे। तो हाँ, जो वो नहीं कर पाए और चले गए, तो इको सेंसिटिव इको पार्क बनाने का सपना था। और गंगा के किनारे भागीरथी के दोनों तरफ उनका प्लान था कि मैं एक मरीन ड्राइव बनाऊंगा जिस पर लोग घूम सकेंगे, और आस्था पथ उसको नाम दिया जाएगा, जहाँ पर लोग योगा वगैरह भी कर सकेंगे, अपना घूमेंगे, बैठेंगे और भागीरथी नदी का जो है आनंद लेंगे। तो ऐसा उनका सपना था। मैं उन सपनों को पूरा करना चाहती हूँ। इसके अलावा विधायक जी ने बहुत ऐतिहासिक काम किया है हमारे गाजड़ा क्षेत्र में। एक हॉस्पिटल जो है बहुत इंटीरियर था, और जब लोग बीमार होते थे तो नहीं जा पाते थे उस हॉस्पिटल तक, तो विधायक जी ने बहुत ज़्यादा अथक प्रयास किया, दौड़ भाग करी और उस हॉस्पिटल को नीचे जहाँ पर फॉरेस्ट का डाक बंगला था वहाँ पर हॉस्पिटल शिफ्ट करवाया, और डाक बंगले को ऊपर इंटीरियर में ले गए। तो ये उनकी बहुत बड़ी उपलब्धि है, और इस बात को गाजड़ा क्षेत्र के लोग भी मानते हैं कि विधायक जी ने बहुत काम किया जी। अभी उनका सपना था कि यहाँ पर हाईटेक बस अड्डा हो। अच्छा, उत्तरकाशी। तो उसका वो प्रकरण अभी चल रहा है, और शायद अब जो हमारी विजय संकल्प यात्रा होगी उस यात्रा में हमारे सीएम साहब उसका शिलान्यास करेंगे। तो ऐसा मुझे उम्मीद है जी। परसों मेरे ख्याल से 6 तारीख को रक्षा मंत्री जी वो आ रहे हैं उत्तराखंड, मतलब खासकर गंगोत्री में, तो उस दिन के लिए जिम्मेदार हैं, शक्ति प्रदर्शन करने वाले हैं। जी जी जी। मैं परसों की जो विजय संकल्प रैली है उसके लिए मैं हर जगह, हर क्षेत्र में जगह जगह जा रही हूँ। सबसे मैं अपील कर रही हूँ कि आप लोग उस दिन आइए और अधिक से अधिक संख्या में आइए। हमारे जो माननीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी हैं वो आ रहे हैं, उनके विचारों को आप सुनिए। तो इसलिए मैं क्षेत्र क्षेत्र में जाकर सबको जो है प्रेरित कर रही हूँ आने के लिए। अच्छा जी। आप क्योंकि दावेदार भी हैं और बहुत हद तक उम्मीद है कि आपको पार्टी टिकट दे, तो ऐसे में आपका जो एक कोर वोट बैंक है, तो मतलब वो कौन से वोटर हैं जो मतलब आप समझती हैं कि ये तो मेरे कोर वोट बैंक है? क्योंकि इस समय जो समीकरण गंगोत्री का है थोड़ा सा तिकड़म है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पर आम आदमी पार्टी के अजय कोठियाल भी लड़ रहे हैं, कांग्रेस से शायद सजवाण जी फाइनल हैं, तो बीजेपी है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे क्षेत्रीय और जाति का समीकरण भी अब बनने वाला है। क्योंकि आम आदमी पार्टी के आने से मुझे लगता है कि बीजेपी और कांग्रेस के लिए सीट निकालना थोड़ा सा पहले की अपेक्षा अन्य सालों की अपेक्षा थोड़ा मुश्किल भरा तो होगा। तो इसे आप कैसे देख रहे हैं आम आदमी पार्टी का जो यहाँ पर चुनाव लड़ रही है? यहाँ पर अन्य पार्टियों का कोई वजूद नहीं है, क्योंकि इन 4 सालों में विधायक जी ने यहाँ पर इतने काम किए हैं कि हर गांव शहर की जनता विधायक जी के कामों को देखकर उनको वोट, बीजेपी को वोट करेगी। और विधायक जी ने इतने, मतलब मैं ये कहती हूँ विधायक जी ने पैसा नहीं कमाया, लेकिन उन्होंने लोग कमाए हैं। अच्छा। हाँ, आज तक भी मतलब लोग मेरे पास आते हैं और उनके जो काम हैं उसकी चर्चा करते हैं कि अगर विधायक जी ने हमारे क्षेत्र में इतना काम किया है, हमारे यहाँ सड़क पहुँचाई है, हमारे यहाँ हॉस्पिटल की सुविधा दी है, हमारे यहाँ फलानी सुविधा दी है, तो हर चीज़ आकर यहाँ पर मुझे बताते हैं। तो पूरा मतलब विधायक जी से जितने लोग जुड़े हुए हैं वो मेरे साथ हैं। बीजेपी का हर बच्चा, हर इंसान, हर महिला, हर व्यक्ति बीजेपी से जुड़ा हुआ है और बीजेपी को वोट करेगा। यहाँ पर बीजेपी के अलावा और कोई दूसरी पार्टी नहीं आ सकती। अच्छा, ये आप श्योर हैं कि बीजेपी? बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, मान लिया जाए कि उनकी टिकट है, फाइनल हो ना हो, तो क्या बीजेपी के कुछ जो उम्मीदवार हैं, जो दावेदार हैं, क्या कुछ ऐसे भी हैं कि जिनको चुनाव लड़ना ही लड़ना है? अगर पार्टी को जैसे किसी का भी टिकट फाइनल नहीं होता तो नहीं, दावेदारी कोई पेश करेगा? नहीं, ऐसा नहीं है। हम लोग सब एक परिवार हैं, और जब हम लोग बैठे साथ, हम लोगों ने मीटिंग की, तो हम लोगों ने यही बात वहाँ पर रखी। कोई बात नहीं है, ये लोकतंत्र है, हर कोई अपनी दावेदारी कर सकता है।
लेकिन जब हमारी मीटिंग हुई तो हम लोगों ने एक ही बात वहाँ पर रखी कि जिसको भी पार्टी टिकट देगी सब उसके लिए काम करेंगे। तो सब लोगों की सहमति से ये कहा गया। अच्छा मैम, एक प्रश्न आपसे मैं और ये पूछता हूँ कि आज मैं जब भ्रमण पे गया था शहर में, तो डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक में 4th क्लास की भर्ती चल रही है जी। और उस भर्ती पहले जो नियमावली थी और अब जो उसमें चल रहा है उसमें थोड़ा सा ये चल रहा है कि जो लोग संविदा पे पहले काम कर चुके हैं उस बैंक में उनको 10 नंबर का वेटेज दिया जा रहा है। जी। इसमें खासी नाराजगी यहाँ के युवाओं की कि पहले इस तरीके की नियमावली बना देते, अब तो ये इस जो भर्ती हो गई स्पेशली उन्हीं के लिए हो गई जिन्होंने पहले काम किया, लेकिन और बच्चों से फॉर्म भराए गए, वो भराए गए। किसी ने जनता के प्रतिनिधि से उम्मीद थी कि छात्रों के बीच जाए, मैं गया था, छात्रों का थोड़ा सा, बेरोजगारों का थोड़ा ये दुख भी है। इस ओर क्या आप कुछ ध्यान देंगी या कुछ उम्मीद रखें वो छात्र जो उनके साथ कुछ हो रहा है? अब ये मेरी जानकारी में ये बात नहीं है और आगे हमारी सरकार आएगी तो उस समय मैं देखूंगी कि बेरोजगारों के लिए ये मुद्दा मैं ज़रूर रखूंगी कि हमारे बेरोजगारों को कुछ ना कुछ, मतलब चाहे वो कम अमाउंट हो लेकिन उनको कुछ ना कुछ रोज़गार मिले। मैं इस पर अपना फोकस रखूंगी। मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि बेरोजगारी भी उत्तराखंड में चरम पर है। बिल्कुल बिल्कुल, इसलिए मेरा ये प्रश्न था। दूसरा मैं ये भी जानना चाहूँगा कि जिस तरह से अन्य राज्यों में महिलाओं का मतलब जो टिकट विधानसभा में होते हैं उनका प्रतिशत अधिक रहता है उत्तराखंड की अपेक्षा। जी। यहाँ पर मेरे ख्याल से 8% टिकट भी नहीं मिला है महिलाओं को। तो एक महिला होने के नाते क्षेत्र की महिलाओं से आपको समर्थन मिल रहा है? कितना समर्थन मिल रहा है आपको? मैं जब क्षेत्र में जाती हूँ तो जहाँ भी, जिस गाँव में भी जाती हूँ, जिस पट्टी में भी जाती हूँ, जिस ब्लॉक में भी जाती हूँ, सब जगह मेरे साथ सबसे अधिक महिलाएं जुड़ती हैं। मेरे पुरुष भाई तो हैं ही, लेकिन महिलाएं मेरे साथ सब जगह जुड़ रही हैं, सब जगह। तो अभी देखो 6 तारीख को परसों आपकी रैली है, उसके बाद ही टिकट फाइनल होगा। अभी तो कुछ बीजेपी की तरफ से कोई चेहरा सामने आया नहीं है। हम लोग संपर्क कर रहे हैं, सबसे एक बात कर रहे हैं, देखते हैं बीजेपी हाईकमान किस नाम पे मोहर लगाती है। तो आपसे बात करके मुझे ये लगा कि जो मेन मुद्दा आपका यही है कि जो नेताजी के सपने थोड़ा सा रह गए उनको पूरा करना, और आपको लोगों का समर्थन भी मिला है। विधायक जी के रहते कभी उन्होंने आपसे इस बात का जिक्र किया कि आपको भी आगामी भविष्य में राजनीति में लाएंगे? हाँ, कई बार मजाक में कहते थे, अब वो सीरियसली कहते थे, मजाक में कहते थे, लेकिन कहते थे कि जब तुम्हें चुनाव लड़ना पड़ेगा, मैं कई बार झुंझलाती थी कि बिल्कुल सुबह अर्ली मॉर्निंग निकल जाना, देर रात से आना। तो मैं उनको कहती थी कि भाई क्या है ये अपना सिस्टम, थोड़ा सा खाने पीने का सिस्टम आप सही कीजिए, टाइम से घर आइए। फिर वो कहते थे कि अगर तुमको इस क्षेत्र में आना पड़ेगा फिर तुम्हें मालूम चलेगा। कई बार मजाक में कहते थे अब मैं तुम्हें चुनाव लड़वाऊंगा, अब रिटायरमेंट नज़दीक है तो अब इसके बाद तुम चुनाव लड़ोगी। मैंने कभी नहीं सोचा था कि उनकी ये वाणी कभी सत्य होगी और मुझे इस तरह सोचना पड़ेगा। मैं आपकी भावनाओं की कदर करता हूँ और अब चुनाव के लिए पार्टियां भी हैं, टिकट भी फाइनल कर रही हैं जी। ऐसे में लोग आपसे जुड़ रहे हैं। मैंने दिन में भी आपसे संपर्क किया तो आप लोग कुछ महिला सम्मेलन यहाँ पर चल रहा था, तो एक गंगोत्री विधानसभा से एक मिथक भी जुड़ा हुआ है कि यहाँ पर 2 मिथक हैं वैसे तो। एक मिथक तो यही है कि जो गंगोत्री विधानसभा से जीत गया राज्य में उन्हीं की सरकार बनती है, और दूसरा मिथक ये भी है कि 2 बार से ज़्यादा कोई विधायक रहता भी नहीं है यहाँ पे। ये इस बात में सच्चाई है कि आज तक जब से राजनीति स्टार्ट हुई और तब से आज तक यहाँ पर जो भी जिस पार्टी का भी विधायक बना है उसी की सरकार बनी है। ये मिथक कभी झूठा नहीं हुआ। ठीक है जी, धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा आपसे बात कर, और आगामी चुनाव के लिए शुभकामनाएं मेरी आपको, ढेरों शुभकामनाएं। नमस्कार।